नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत में म्यूचुअल फंड केवाईसी प्रक्रिया में हुए कुछ बेहद जरूरी और व्यापक बदलावों के बारे में। हाल ही में सेबी और केआरए यानी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज ने मिलकर ऐसे नए नियम लागू किए हैं जिन्होंने मार्केट में निवेश के तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है जिसका असर छोटे रिटेल निवेशकों से लेकर बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशकों तक सब पर पड़ रहा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या सच में पुराने और चलते हुए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर रोक लगने का खतरा है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये सच में एक गंभीर मुद्दा है जो हाल ही में कई लंबे समय के निवेशकों को परेशान कर रहा है। अगर रिकॉर्ड्स में यूआईडीआई आधार वैलिडेशन या संपर्क जानकारी जैसे कि ईमेल और मोबाइल नंबर का सटीक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज पर लिटरली रोक लग सकती है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और सीआईएमएस के नए नियम साफ कहते हैं कि बिना इस वैलिडेशन के नया निवेश करना तो दूर, लगाए हुए पैसे निकालने का रास्ता भी बंद हो सकता है। सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना? इस विश्लेषण को बिल्कुल सटीक और सिंपल रखने के लिए इस एजेंडा को फॉलो किया जाएगा। पहले 2024 के इन केवाईसी बदलावों की टाइमलाइन देखी जाएगी। फिर उन 3 अलग-अलग केवाईसी स्टेटस को डिकोड किया जाएगा जो अभी मार्केट में चल रहे हैं। उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स की बात होगी जो अब नए नियमों के मुताबिक मान्य हैं, और देखा जाएगा कि इन सबका ट्रांजैक्शंस पर असर कैसा हो रहा है। अंत में इन परेशानियों को ठीक करने के लिए केवाईसी अपडेट करने के सहज कदम समझे जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जहां सेबी निर्देशों के उस टाइमलाइन और नेचर को समझा जाएगा जिसने इस पूरी प्रक्रिया को जन्म दिया। इस बदलाव की नींव अगस्त 2023 में रखी गई थी, जब सेबी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट सर्कुलर निकाला था। इसका मेन टारगेट था सिस्टम की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना। फिर देखते ही देखते बहुत तेजी से 1 अप्रैल 2024 से नए केआरए वेरिफिकेशन नियम लागू हो गए। इन नियमों ने पैन, नाम, पता और सबसे जरूरी मोबाइल और ईमेल का वेरिफिकेशन बिल्कुल अनिवार्य कर दिया। और फिर बिना किसी देरी के 1 जून 2024 से कैम्स का नया केवाईसी मैट्रिक्स भी लागू हो गया। ये टाइमलाइन साफ दिखाता है कि नियामक संस्थाएं डेटा सुरक्षा और धोखाधड़ी को लेकर कितनी स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। अब दूसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ उन 3 स्पेसिफिक स्टेटस कैटेगरीज को समझा जाएगा जो अभी नए रेगुलेशंस ने पेश किए हैं। केफिनटेक और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अनुसार कंप्लायंस को 2 सकारात्मक श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है केवाईसी वैलिडेटेड। इसे एक ग्रीन लाइट यानी हरी झंडी मान लिया जाए। ये तब मिलता है जब केआरए सीधे यूआईडीआई के डेटा के साथ आधार को इंडिपेंडेंटली वैलिडेट करता है और साथ ही मोबाइल और ईमेल भी वेरीफाइड होते हैं। सब कुछ परफेक्ट। दूसरा स्टेटस है केवाईसी रजिस्टर्ड, जो एक येलो लाइट या पीली झंडी की तरह है। मतलब काम चल रहा है, पर यह तब मिलता है जब या तो बिना आधार वाले ओवीडी का इस्तेमाल हुआ हो या किसी तकनीकी कारण से आधार इंडिपेंडेंटली वैलिडेट ना हो पाया हो। लेकिन तीसरा स्टेटस सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है। ये है केवाईसी ऑन होल्ड, जो कि साफ तौर पर एक रेड लाइट है, एकदम डेंजर जोन। अगर किसी अकाउंट का केवाईसी ऑन होल्ड है तो इसका मतलब है कि सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रोके जाएंगे, कोई छूट नहीं। ये आमतौर पर तब होता है जब ईमेल या मोबाइल वैलिडेट नहीं होते, या फिर पुराने डीम्ड ओवीडीज जैसे कि बिजली के बिल, टेलीफोन बिल या बैंक स्टेटमेंट का उपयोग किया गया हो। ये पुराने डॉक्यूमेंट्स अब पूरी तरह से रद्द हो चुके हैं क्योंकि उनकी नकल बनाना आसान था, जबकि आधार एक मजबूत बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के साथ आता है। और कैम्स का ये बेहतरीन मैट्रिक्स शानदार तरीके से दर्शाता है कि बैकएंड पर ये वैलिडेशन काम कैसे करता है। इसे ध्यान से देखने पर साफ पता चलता है कि सिर्फ एक पैन कार्ड होना अब बिल्कुल भी काफी नहीं है। पैन का इनकम टैक्स डेटाबेस से मिलान, नाम और पते का वेरिफिकेशन, पैन का आधार से लिंक होना और सबसे बढ़कर मोबाइल और ईमेल दोनों का ओटीपी से सक्सेसफुल वैलिडेशन होना अत्यंत जरूरी है। इनमें से एक भी छोटी सी गलती हुई तो वैलिडेटेड स्टेटस तुरंत गिरकर सीधा रजिस्टर्ड या ऑन होल्ड पर आ गिरता है। तो इस सख्त मैट्रिक्स को पास करने और सबसे ऊंचे लेवल की परमानेंट वैलिडेशन हासिल करने के लिए क्या किया जाए? अब आते हैं तीसरे हिस्से पर कि आखिर कौन से दस्तावेज अब मान्य हैं।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए नियम 2005 के मुताबिक अब सिर्फ 6 विशेष दस्तावेजों को ही ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स या ओवीडीज माना जाता है। ये हैं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर आईडी, एनआरईजीए जॉब कार्ड और एनपीआर लेटर। सबसे बड़ा झटका ये है कि पिछले कई सालों से आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले डॉक्यूमेंट्स जैसे बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स या यूटिलिटी बिल्स अब परमानेंट वैलिडेशन के लिए पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। वो दिन गए जब बिजली के बिल से केवाईसी हो जाता था। अब यहाँ के फिनटेक केसीआरए की तरफ से एक बेहद जरूरी और स्मार्ट सलाह मिलती है। उनका स्पष्ट कहना है कि अलग अलग फंड हाउसेस को बार बार फिजिकल फॉर्म और दस्तावेज भेजने के झंझट से बचने का सबसे आसान तरीका है, और वो तरीका है री-केवाईसी के दौरान सीधे आधार को ओवीडी के रूप में इस्तेमाल करना। आधार का ऑनलाइन वैलिडेशन बेहद सीमलेस और फास्ट होता है, जिससे स्टेटस तुरंत और हमेशा के लिए केवाईसी वैलिडेटेड में बदल जाता है। बार बार की परेशानी एक ही बार में खत्म। चलिए अब इन तकनीकी नियमों से निकलकर व्यवहारिक पहलुओं की तरफ बढ़ते हैं। इस चौथे हिस्से में देखा जाएगा कि इन सभी बदलावों का वास्तविक रूप से ट्रांजैक्शंस पर कैसा असर पड़ रहा है। तो मुद्दे की बात ये है कि किसी भी पोर्टफोलियो का केवाईसी स्टेटस उसके पूरे फाइनेंशियल सफर को कंट्रोल करता है। अगर स्टेटस वैलिडेटेड है तो निवेश निर्बाध रूप से नए या पुराने फंड्स में सीमलेसली होता रहेगा, कोई रुकावट नहीं। अगर स्टेटस रजिस्टर्ड है तो पुराने फंड्स में जहां पहले से पैसा लगा है वहां ट्रांजैक्शंस अलाउड हैं, पर किसी भी नए फंड में निवेश करने के लिए नए सिरे से री-केवाईसी करना ही पड़ेगा। और अगर स्टेटस ऑन होल्ड है तो परिस्थिति गंभीर है। चाहे पुराना फंड हो या नया, हर तरह का ट्रांजैक्शन पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ एक बहुत आम और बड़ी चिंता सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीज को लेकर आती है। एसआईपीज का क्या होगा? एचडीएफसी और कैम्स के निर्देश स्पष्ट करते हैं कि वैलिडेटेड या रजिस्टर्ड अकाउंट्स के मौजूदा फोलियोज में एसआईपी अपनी तय डेट पर लगातार चलती रहेंगी, लेकिन अगर रिकॉर्ड ऑन होल्ड कैटेगरी में चला गया है तो एसआईपी के आगे के ट्रिगर्स को सिस्टम द्वारा तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाएगा। और एसआईपी रुकने का मतलब है कंपाउंडिंग पर सीधा ब्रेक लगना, जो वेल्थ क्रिएशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन इन कड़े नियमों से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका समाधान बेहद सीधा और व्यवस्थित है। इस आखिरी हिस्से में देखते हैं उन स्टेप्स को जिनके जरिए रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से अपडेट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि एक अनुपालित रिकॉर्ड आखिर बनाया कैसे जाता है। इस प्रोसेस को 4 सिंपल स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला कदम, सीवीएल, एनडीएमएल या कैम्स जैसे किसी भी केआरए वेबसाइट पर जाकर पैन नंबर डालकर केवाईसी स्टेटस चेक करना। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि पैन और आधार आपस में पहले से लिंक्ड हैं। तीसरा, पोर्टल पर ओटीपी के जरिए ईमेल और मोबाइल नंबर को सटीक रूप से वैलिडेट करना। और चौथा आखिरी कदम है किसी एएमसी या केआरए पोर्टल पर ऑनलाइन ई-केवाईसी मॉडिफिकेशन के जरिए आधार जमा करना। बस ये प्रोसेस पूरा होते ही अकाउंट दोबारा ट्रैक पर आ जाता है। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक मुख्य प्रश्न पर विचार करना जरूरी हो जाता है। अगर किसी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की मूल पहचान ही पुरानी हो तो क्या वो सच में सुरक्षित है? रेगुलेटरी नियम कभी-कभी सच में थोड़े तकनीकी और परेशान करने वाले लग सकते हैं, लेकिन इस 2024 ओवरहॉल का असल उद्देश्य फाइनेंशियल इकोसिस्टम को आने वाले खतरों, आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड से बचाना है। केवाईसी रिकॉर्ड्स को अपडेट रखना सिर्फ एक फॉर्म भरने जैसा नहीं है, बल्कि ये किसी की भी मेहनत से बनाई गई पूंजी की नींव को मजबूत करना है। इन बदलावों को समय पर अपनाकर ही एक पोर्टफोलियो भविष्य में पूरी तरह सुरक्षित रह सकता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।